हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई ग्लोरी पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई तो यार बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग चैप्टर कुछ कंप्लीट कर चुके हैं और आगे और इस तरह से करने वाले हैं। तो हम लोग ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके भी सारे क्वेश्चंस कर लिए, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके भी हमने एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, वो चैप्टर है सर्कल्स, जो कि चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं बता दूँ कि बहुत इजी भी है। कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात इस चैप्टर में है नहीं, क्योंकि आपका जो सिलेबस इस बार का दिया गया है वो भी बहुत कम करके दिया गया है सर्कल्स से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको एकदम परेशानी नहीं होगी। बहुत छोटा सिलेबस है सर्कल्स का, और हम लोग उसी सिलेबस को सिर्फ कवर करेंगे जो कि एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हम लोग पहले जानेंगे सर्कल होता क्या है। आप लोग क्लास 9 में चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से आपको याद होगा कि सर्कल होता क्या है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ। सर्कल होता क्या है कि सर्कल, मैं पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, चलिए। सर्कल का मतलब होता है कि सभी पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का, मैं ये पॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है, मैं ये सभी पॉइंट बनाता हूँ। सर्कल का मतलब होता है कि उन सभी पॉइंट्स का पाथ, या लोकस कह सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स का पाथ जिसमें हर एक पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर है। क्या बोल रहा है दोस्तों? कि ये उन सभी पाथ, इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है। मतलब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक प्लेन में, लेकिन उन पॉइंट्स को लेना है, उन पॉइंट्स का कलेक्शन को लेना है जिनका, अगर हम देखेंगे तो एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँगा और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँगा तो ये उसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें वो सारे पॉइंट्स लेने हैं जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उन सभी पॉइंट का दूरी इक्वल हो। तो ऐसा आप देख पा रहे हैं कि सर्कल बनाने पे ही हो पाएगा। अगर मैं एक ऐसा फिगर बना दूँ तो यहाँ क्या हो पाएगा? शायद ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक बीच में भी फिक्स्ड पॉइंट ले लेता हूँ तो यहाँ से इस पॉइंट का दूरी कुछ जो होगा वो यहाँ से इस पॉइंट का दूरी नहीं होगा बराबर, है ना। तो ऐसा फिगर वो सर्कल नहीं हो सकता है। ऐसा कि उस फिगर पे सारे पॉइंट्स जो हैं उन सभी से इसका दूरी मीन्स ये दूरी, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसका दूरी, फिर आप ये दूरी कह सकते हैं, ये दूरी, जो भी दूरी है, ये सभी दूरी इक्वल होती है। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि सर्कल होता क्या है। चलिए बेसिक से शुरू करना है कि सर्कल होता क्या है, सर्कल के क्या क्या पार्ट्स है, उसको सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो आप समझिए कि सर्कल क्या होता है। अब ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है बीच में, जहाँ से हम दूरी की बात कर रहे हैं, वो फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? उस फिक्स्ड पॉइंट को सर्कल का सेंटर कहा जाता है ना। उस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कहा जाता है। और ये जो दूरी की मैं बात कर रहा हूँ कि ये दूरी हमेशा बराबर होगी, हर पॉइंट से उस सेंटर की दूरी बराबर होगी। उस दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? उस दूरी को रेडियस कहा जाता है। मान लेता हूँ मैं ये ओ है, तो सेंटर हमारा ओ हो गया यहाँ पे, और रेडियस ए हो गया। रेडियस, सॉरी ए नहीं, ओ ए हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, तो उस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल का दूरी जो है, जो कि हमेशा बराबर रहेगा, उसको क्या कहेंगे? रेडियस। हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कल के सेंटर से लेकर के सर्कल के बाउंड्री तक जो दूरी होता है, जो लेंथ होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को मैं यहाँ से बढ़ा करके यहाँ कर दूँ और यहाँ पे बी लिख दूँ, तब ये क्या हो गया? तब ये हमारा डायमीटर हो गया, ए भी हमारा डायमीटर हो गया। तभी मैं सोचिए बच्चों वाली चीज़ हम सिखा रहे, रेडियस, डायमीटर, थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, बस एक बार देखने की चीज़ है ना। तो हमारा, अगर हम रेडियस को क्या कर दें, इस तरफ से अगर हम यहाँ से हाथ लिए थे रेडियस, इसको पीछे भी, मतलब सेंटर से पीछे भी उस साइड भी अगर आगे कर दें हम लोग,
तो वो क्या बन जाता है, वो एक डायमीटर बन जाता है, मीन्स ए बी हमारा एक डायमीटर हो गया। ठीक है, चलिए। और क्या रिलेशन है एक रेडियस और डायमीटर के बीच, वो आप बखूबी जानते हैं। वो होता है कि जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। क्यों, फिगर में भी देख पा रहे, रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, इधर भी देखें तो इस ओ से लेकर के बी तक ये भी रेडियस, अगर दोनों को मिला दूँ तब तो एक डायमीटर बन रहा है ना, तो मतलब डायमीटर जो है डबल होता है रेडियस के। ये सभी आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और जानते भी होंगे, है ना। चलिए कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। इसी डायग्राम में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, चलिए। तो ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर सेम होता है बट रेडियस अलग होता है। ठीक है, ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग अलग होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 सर्कल्स मैंने बनाए हैं। सभी का देखिए कि सेंटर एक ही है। ठीक है, सेंटर सभी का एक ही है बट रेडियस अलग अलग है। इसका रेडियस ये है, फिर इसका रेडियस ये है, इसका ये है और इसका ये है। मीन्स रेडियस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सेंटर सेम होना चाहिए कंपल्सरीली एकदम। तो उसको क्या बोलेंगे कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। क्या है ये, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे फिर क्या। चलिए, इसे कुछ और भी पार्ट समझेंगे। एक और सर्कल हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, छोटा सा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे इसका सेंटर बना लिया। अब सेंटर नाम दे दिया ओ। मैं एक यहाँ पे लाइन खींचता हूँ। ये लाइन क्या है, उसका नाम मैंने दे दिया ए बी। इस लाइन ए बी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड। क्या कहेंगे दोस्तों, कॉर्ड। कॉर्ड मतलब होता है कि एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को एक बाउंड्री से लेकर के, मतलब सर्कल के बाउंड्री से एक तरफ से दूसरी तरफ को जोड़ता है। मतलब सर्कल के बाउंड्री से एक तरफ से होते हुए जाता है और दूसरी तरफ बाउंड्री को जोड़ता है। तो इधर से इधर भी हो सकता था, यहाँ से इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो उस लाइन को क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड। अब आप बोलेंगे कि क्या ये यहाँ से भी होके जा सकता है ऐसे, तो मैं कहूँगा बिल्कुल जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एसी क्या है, कॉर्ड है, तो बिल्कुल है। ठीक है, एसी भी कॉर्ड है, क्योंकि ये भी तो क्या कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सर्कल में जोड़ रहा है। लेकिन ये स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि सेंटर से होकर के जा रहा है। तो जो सेंटर से होकर के जाता है वो स्पेशल कॉर्ड होता है। उसका नाम अभी मैंने अब आपको बताया था, उसका नाम होता है डायमीटर, है ना। एसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। और डायमीटर जो हुआ वो हमारा बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। इससे लंबा कोई कॉर्ड नहीं। डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है और लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, क्योंकि इससे लंबा कोई डायमीटर नहीं, कॉर्ड नहीं बन सकता। आप कोशिश करके देख लीजिए, यहाँ से क्रॉस कीजिए, इससे छोटा ही होगा, यहाँ कर लीजिए फिर छोटा हो जाएगा, है ना। तो आप देख पाएंगे कि डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है दोस्तों। चलिए, ये बात तो समझ गए कि कॉर्ड क्या होता है। अब हम लोग करेंगे आगे। चलिए देखिए आगे क्या देखते हैं हम लोग कि सेमी सर्कल किसको बोलते हैं। ये सेंटर है। अगर मैं एक डायमीटर ड्रॉ कर दूं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो डायमीटर है, जिस डायमीटर ने सर्कल को 2 इक्वल हिस्से में बांट दिया। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो ये दोनों हिस्से क्या बन गए, सर्कल के आधे आधे हो गए, है ना। तो आधे को क्या बोलते हैं, आधे के लिए क्या वर्ड यूज होता है, सेमी। इसीलिए पूरा तो सर्कल था लेकिन अब क्या बन गया, दिस इज सेमी सर्कल। क्या है दोस्तों, दिस इज सेमी सर्कल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग सरकमफेरेंस देख लेते हैं। याद कर ले रहे हैं एक बार कि क्या होता है, रिकॉल कर रहे हैं बस। अगर मैं इस पॉइंट से ए से शुरू करूँ चलना, यहाँ से चलते 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 मैं गया 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 गया, ऐसे होते हुए फिर से ए पर वापस आ गया।
ठीक है। तो मैंने जो ये डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। आप इसको क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस कहते हैं, आप जानते ही हैं। इसको हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कह सकते थे, ठीक है। पेरीमीटर और फिगर्स के लिए, बाकी फिगर्स के लिए पेरीमीटर होता है, ये मैंने पूरे फिगर का जो लेंथ होता है वो पेरीमीटर होता है, लेकिन सर्कल के लिए उसको सर्कमफेरेंस कहा जाता है, ठीक है। ये पूरे सर्कल का लेंथ कितना है, टोटल लेंथ, ठीक है दोस्तों। सर्कमफेरेंस क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे एक और सर्कल बना करके। अब मैंने क्या किया, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्या किया, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। अब जैसे कि डायमीटर ने क्या किया था कि सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो वैसे तो ये कॉर्ड भी तो कर रहा है, बट इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड नहीं कर रहा है ना, दो हिस्से तो बन ही रहे हैं। एक हिस्सा ये हो गया जो आप देख पा रहे हैं, और एक हिस्सा ये वाला हो गया, है ना। ये छोटा है और ये बड़ा है, बस यही तो फर्क है। तब इन दोनों हिस्सों को क्या कहते हैं हम, क्या सेमी सर्कल बोलेंगे, नहीं, सेमी सर्कल आधा आधा होता है, बराबर बराबर। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज दिस पार्ट, so this part is called segment। क्या कहेंगे इसको, सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इस हिस्से को मतलब नॉर्मली समझने के लिए क्या बोलेंगे कि अगर एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर दिया सर्कल पे, जो सर्कल को वो दो हिस्से में बांट दिया, भले इक्वल नहीं है लेकिन हिस्सा में तो बांट दिया, तो दोनों हिस्सा क्या हुआ, सेगमेंट हुआ, ठीक है। दोनों हिस्सा क्या हुआ, सेगमेंट हुआ। अब डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कहेंगे कि सेगमेंट एक ऐसा फिगर होता है, फिगर नहीं बोलेंगे, ऐसा एरिया होता है सर्कल में जो कि एक कॉर्ड, और ये क्या कहता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल का ही एक पार्ट है, आर्क। आर्क को भी अलग से पहले अगर समझ लेते हैं, ये एक सर्कल है, हमने यहाँ और यहाँ दो पॉइंट ले लिया, ए और बी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बोलूँ कि ये क्या है, आप बोलेंगे अरे ये तो स्माइली है ना, ये तो स्माइली जैसा लग रहा है कुछ। स्माइली नहीं दोस्तों, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। स्माइली नहीं, ये क्या है, सर्कल का ही हिस्सा है, छोटा सा टुकड़ा। मीन्स मैंने क्या किया है, एक गोल सा मान लीजिए, कुछ क्या मान लेते हैं, गोल सा एक चूड़ी है, बैंगल है, उसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया, एक छोटा सा हिस्सा टूट के निकल जाएगा ना, इतना जो टूट के निकल गया वो क्या है, ये हिस्सा आर्क है। क्या दोस्तों, सर्कल का ही टुकड़ा एक आर्क है। क्योंकि ये छोटा है तो इसको मैं कहूँगा कि ये माइनर आर्क है, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा बचा ये मेजर आर्क है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, इस मतलब एक सर्कल को मान लीजिए दो हिस्से में बांट दी इस तरह से, ऐसे उसी मतलब उसके सर्कमफेरेंस को मैंने बांटा है। तो एक छोटा वाला हिस्सा बचा वो माइनर आर्क, और बड़ा वाला मेजर आर्क। मीन्स एक्चुअली ये आर्क है, माइनर और मेजर तो बात की बात है, फिर बड़ा है छोटा। तो सेगमेंट को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक कॉर्ड और एक आर्क को लेकर के जो अंदर एरिया बाउंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। समझ पा रहे हैं, एक कॉर्ड और एक आर्क के द्वारा जो एरिया बनता है अंदर में उसको हम लोग सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंट के दो टाइप्स हैं। पहला, अच्छा यहीं पे समझ लेते हैं, फिगर में ही अच्छा रहेगा। अगर मैंने कॉर्ड और ये क्या है, माइनर आर्क है, माइनर आर्क के साथ अगर सेगमेंट को बनाया मैंने, तो वो क्या कहलाएगा, गैस कर चुके होंगे, माइनर सेगमेंट, है ना। क्यों, क्योंकि ये कॉर्ड तो वही है बट माइनर आर्क के साथ है, तो इसीलिए माइनर सेगमेंट। और यही कॉर्ड के साथ इसको जरा देखिए, यहां से यहां तक देखिए, ये जो आर्क है अब मेजर आर्क है, जैसे कि आपने यहाँ समझा था। तो एक कॉर्ड, वही कॉर्ड, लेकिन अब मेजर आर्क के साथ जो एरिया बाउंड कर रहा है, ये सभी एरिया पूरा, तो उस एरिया को क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे दोस्तों, मेजर सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। क्या हुआ सेगमेंट, एक कॉर्ड और एक आर्क के द्वारा जो बनता है उसको सेगमेंट कहते हैं, उसके द्वारा जो मतलब एरिया बनता है उसको सेगमेंट कहते हैं।
और कॉर्ड के साथ अगर माइनर कॉर्ड और माइनर सेगमेंट माइनर आर्क के द्वारा बन रहा है तो वो माइनर सेगमेंट, और कॉर्ड और मेजर आर्क के साथ बन रहा है तो वो मेजर सेगमेंट हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आर्क भी समझ लिया हमने, उसके टाइप्स मेजर और माइनर समझ लिया और सेगमेंट भी समझ लिया। अब पढ़ेंगे सेक्टर। एक सर्कल, इसको सेंटर, ठीक है। मैंने क्या किया, केक कट कर दिया, नहीं केक भी नहीं, पिज्जा कहते हैं। पिज्जा को ऐसे हम देखते हैं ना, पिज्जा को ऐसे काट के निकाल लेते, एक स्लाइस मान के चलिए पिज्जा, मैंने एक स्लाइस निकाल लिया, फिर बोले कट केक है, केक को ऐसे से कट कर लिया, इतना हिस्सा निकाल लिया। यार देख के क्या आ गया होगा केक का आपको, तो है ना। नहीं तो पिज्जा का तो जरूर आ गया होगा, पिज्जा बिल्कुल ऐसे ही दिखता है एक एक स्लाइड को देखे तो, है ना। तो ये जो शेप है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं, ठीक है। कौन से हिस्से को बोल रहा हूँ मैं, इसको, ये जो मैं लाइन से शेडेड कर रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा जो मैंने पूरा एरिया है उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पिज्जा इज अ सेक्टर, पिज्जा भी एक सेक्टर है सर्कल का। उस होल पिज्जा का मैंने जो एक स्लाइस निकाला है वो क्या है, उस पिज्जा का एक सेक्टर है। जो केक जो कट किया है पूरे गोल केक में से, अगर सर्कुलर राउंड राउंड एक केक है तो उसमें से एक स्लाइस काट के मैंने निकाले तो क्या निकाल लिया, उसका सेक्टर निकाल लिया एक, ठीक है। सेक्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि सेक्टर दो रेडियस, ये दोनों रेडियस ही है ना, दो रेडियस और एक आर्क, ये क्या है आर्क, दो रेडियस और एक आर्क से जो एरिया बाउंड होता है उसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहा जाता है। और क्योंकि ये माइनर आर्क के द्वारा बना है तो ये माइनर सेक्टर कहलाएगा। कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल डाउट। जैसे सेगमेंट में पढ़ा था कि कॉर्ड और माइनर सेक्टर, कॉर्ड और माइनर आर्क के द्वारा बना हुआ सेगमेंट माइनर सेगमेंट है, उसी प्रकार ये दो रेडियस है और माइनर आर्क है, तो दो रेडियस और माइनर आर्क के द्वारा बना हुआ सेक्टर माइनर सेक्टर। और ऊपर भी तो सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है, बोलेंगे ये भी तो सेक्टर हुआ, दो रेडियस और एक आर्क, पा रहे हैं, दो रेडियस और एक आर्क, तो दो रेडियस और एक आर्क फिर से ये सेक्टर हुआ, लेकिन ये क्योंकि मेजर आर्क से बन रहा है तो ये कौन सा सेक्टर हुआ, मेजर सेक्टर। कौन सा हुआ भाई, मेजर सेक्टर। दो रेडियस और एक मेजर आर्क के द्वारा बन रहा है एरिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मेजर सेक्टर, ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जितना हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पूरा ही मेजर सेक्टर है, ठीक है। चलिए ये सब बेसिक टर्म्स तो हमने समझ लिया क्या होता है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे अपने मेन टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। इस क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ। बेसिक जो हमें समझना था सर्कल के बारे में वो हमने समझ लिया है, उनके पार्ट्स को जो कि हमें जानना था। ये सभी आप सब कुछ जानते होंगे पहले से ही, मैं जानता हूँ आप इतने स्मार्ट हैं ही, आप सब कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा ही होगा यार, है ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा, इसीलिए आप जानते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू सर्कल। उसकी तरफ कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि ये भी आपने पढ़ लिया, लेकिन मैं जस्ट रिकॉल करके आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बड़ा लंबा लंबा सेंटेंसेस लिखूंगा नहीं आपसे बोलूँगा कि लिखिए, आप इसको बस रिकॉल कीजिए, ठीक है। मैं फिगर बना के आपको समझाता हूँ। चलिए पहला नंबर जो हमारा रिजल्ट है जो कि सर्कल से रिलेटेड है वो क्या है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एंड वाइस वर्सा। पहला रिजल्ट क्या है, एक सर्कल बना लिया, उसमें कॉर्ड की बात है तो एक कॉर्ड भी बना लिया। बोला कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए सेंटर से एक कॉर्ड पर, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो बाइसेक्ट कर देता है इसको, मतलब इस कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सा में बांट देता है। जैसे ये ओ सेंटर है, ए बी एक कॉर्ड था, तो ओ से सेंटर से क्या हुआ, इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर आया डी पर, ठीक है। तो क्या किया, इस कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सा में बांट दिया, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि इफ ओ डी
परपेंडिकुलर हुआ जैसे ही ए बी पे, ओडी जो है परपेंडिकुलर हुआ जैसे ए बी पे, तो क्या होगा देन कंपल्सरली ये होगा कि ए डी और डी बी इक्वल हो जाएगा, ए डी और डी बी इक्वल हो जाएगा। तो ये रिजल्ट था, आपने यूज़ भी किया होगा बहुत सारे क्वेश्चन में, आपने पढ़ा भी होगा। चलिए फटाफट पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है, क्वेश्चन नहीं रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सेकेंड नंबर हमारा क्या है, एक सर्कल बना लिया, सेंटर, यहाँ पे हमें दो कॉर्ड चाहिए, तभी तो इक्वल कॉर्ड्स चाहिए ना, ए बी सी डी हमारे पास आ चुके हैं दो कॉर्ड्स, और मतलब बोला जाएगा कंडीशन में कि ए बी और सी डी इक्वल हो, इफ कह सकते हैं कंडीशन कि ए बी सी डी इक्वल होना चाहिए। तो अगर ए बी सी डी इक्वल है तो क्या होगा, इन दोनों का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा। यहाँ से अगर ओ सेंटर ले लें तो यहाँ से ओ से इसका डिस्टेंस ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ से इसका भी डिस्टेंस ले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों ही सेम होगा। मान लेते हैं इसको हम P और इसको Q, तो कहेंगे कि OP देन OP इक्वल टू OQ। ठीक है, मीन्स कि अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है ए बी और सी डी, तो उन दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा। मीन्स OP इस कॉर्ड का डिस्टेंस है, OQ उस कॉर्ड का डिस्टेंस है सेंटर से, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, फटाफट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही यार, बार बार मुंह में क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं है, रिजल्ट है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और corresponding chord at the center of the circle is twice the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle। बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला आपका एक थ्योरम आ चुका है, मीन्स रिजल्ट आ चुका है, थ्योरम भी है ये, रिजल्ट आ चुका है हमारे पास। क्या स्टेटमेंट क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle is twice the angle subtended by it on any other part on the remaining or any remaining part of the circle। means एक आर्क ले लेते हैं हम लोग, तो उसके लिए हमको ऐसे ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है सेंटर, ए बी एक आर्क हमने ले लिया। अब ये जो ए बी आर्क है, ये जो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, मीन्स यहाँ से ये जा करके क्या कर रहा है, सेंटर पे एक एंगल बना रहा है। ठीक है, ये जा करके आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, मीन्स बना रहा है। तो ये अगर सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर अगर एंगल बनाता है, ठीक है, इस तरह से मैंने जानबूझ के टेढ़ा बनाया, सीधा तो समझते ही हैं, बहुत लोगों को लगता है कि सीधा सामने जा करके होगा, मीन्स यानी मतलब कि बहुत ऐसे सोचते हैं कि ऐसा और ऐसा होगा तभी जा करके वो ट्रू होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नाम इसलिए टेढ़ा बनाया, ऐसा भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये चीज़ जो है ऐसे जा करके ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं भी हो सकता है, मैंने टेढ़ा बनाया। तो कहना क्या चाहता हूँ मैं कि मतलब ये रिजल्ट क्या कह रहा है आपसे कि ये जो आर्क है, अगर एक एंगल बना रहा है सेंटर पे और एक एंगल बना रहा है सर्कल पे, इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है, यहाँ मान लेते हैं सी, कि सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो डबल है किसके, दूसरे जगह कहीं भी अगर वो सेंटर सर्कल पे कहीं भी अगर वो एंगल बनाएगा उसके डबल होगा। कहाँ, सेंटर पे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे x डिग्री का एंगल बनाता है, यही आर्क x डिग्री का सर्कल पे बनाता है, तो सेंटर पे कितना बनाएगा दोस्तों, डबल 2x डिग्री का। ठीक है, बस यही कहना चाहते हैं, ये रिजल्ट आपसे यही कहना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि बहुत बार यूज होता है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट रिजल्ट है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो अब ये कॉर्ड एक एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे सेंटर पे ओ,
दूसरा वाला भी एक एंगल सबटेंड करेगा, यहाँ पे ए बी मान लिया और ये सी डी मान लिया। कहने का मतलब कि इफ ए बी इक्वल टू सी डी अगर हो, मतलब दोनों कॉर्ड इक्वल हो, तो इक्वल कॉर्ड अगर होगा तो वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो दोनों ही इक्वल होगा। मैंने से एक्स डिग्री यहाँ तो एक्स डिग्री यहाँ भी, तो लिख सकते हैं एंगल, देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ऐसा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट्स की तरफ अपने। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, बहुत ही सिंपल सा है। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। पहले हम लोग सेमी सर्कल बनाएंगे मीटर बनाने के बाद, अब इसमें एक एंगल सबटेंड करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो एंगल सबटेंडेड हुआ एक राइट एक सेमी सर्कल में, तो वो क्या होता है, ऑलवेज ए राइट एंगल। ए बी यहाँ पे ओ सेंटर है और ये सी, तो एंगल ए सी बी 90 डिग्री होता है, ये आपसे कह रहे हैं। अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में कोई भी अगर एंगल बन रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो क्या होगा, 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। नंबर 6 क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट है ये है, ये पूरा ही हिस्सा, ये सब क्या है, पूरा हिस्सा ही सेगमेंट है। तो सेम सेगमेंट में जो दो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब इस सेगमेंट के द्वारा एक एंगल हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ ये सेगमेंट ने एक एंगल यहाँ बनाया और यही सेगमेंट ने एक एंगल यहाँ बना दिया, ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे। नाम दे देते हैं ए बी सी जी। तो एंगल का नाम क्या हुआ, एंगल सी ए जैसे डी, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। एक बार है एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी डी। रीजन क्या है, ये एंगल्स सेम सेगमेंट के द्वारा बनाए गए हैं इसीलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट रिजल्ट है द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, इस रिजल्ट से पहले हम लोग समझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो अगर एक सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल इस तरह से फंस जाए इन द सेंस कि मतलब उसके अंदर अट जाना चाहिए, है ना, उसके अंदर एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल किसी भी फॉर्म में अट जाए अगर, तो उस क्वाड्रिलेटरल में उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसमें खासियत क्या होता है, मान लेते हैं ए बी सी डी है क्वाड्रिलेटरल, जो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि अंदर है उसके। तो इसमें खासियत ये है कि अगर हम इसके कोई भी अपोजिट एंगल्स का पेयर ले लें, जैसे कि ए प्लस सी, मैंने एंगल ए प्लस एंगल सी ले लिया, तो उसका सम करने पर 180 आएगा। कोई भी एंगल बी उसका अपोजिट एंगल डी ले लिया तो क्या आएगा, वो भी 180 आ जाएगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रिजल्ट है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक और रिजल्ट की तरफ। नंबर 8, इफ टू सर्कल्स intersect at 2 points, then the line through the centers is the perpendicular bisector of the common chord। इसको जरा ठीक से समझते हैं, पहले इसको मैं रब कर दूं। ये भी रिजल्ट लास्ट वाला जो मैंने अभी पढ़ा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये सब रिजल्ट आपने क्लास 9 में आपको याद हो तो पढ़ लिए हैं आप लोग, है ना, पढ़ चुके, लेकिन एक बार रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बात हो रही है दो सर्कल्स की, एक ये और एक और ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ये इसका सेंटर है यहाँ, इसका सेंटर है यहाँ, इसका नाम दे दिया O और इसका नाम P दे देते हैं। अब इस दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ से यहाँ भी ज्वाइन करना होगा हमें। इसका नाम दे दिया A B। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा है
कि अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पे, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ ए पर और दूसरा यहाँ पे बी पर। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पर, देन द लाइन थ्रू द सेंटर्स, लाइन जो सेंटर्स के थ्रू होगा उनके, दोनों सेंटर्स को जोड़ने वाला जो लाइन है, जैसे कि ये यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है, सेंटर्स को जोड़ने वाला जो लाइन है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या होता है? कॉमन कॉर्ड दोनों के लिए कॉमन है, ए बी कॉर्ड है, इस सर्कल के लिए भी ए बी कॉर्ड है, इसके लिए भी, तो इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। तो ये जो सेंटर्स के थ्रू लाइन है ये परपेंडिकुलर होता है इसका, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो ये मिल रहा है ये 90 डिग्री पे मिलेगा। देख पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं कि ओपी मतलब दोनों सेंटर्स को जोड़ने वाला जो लाइन है वो कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब कि ओपी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है, वो भी परपेंडिकुलरली, मीन्स ओपी परपेंडिकुलर भी है ए बी का, और बाइसेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे कि एक नाम लिख देते हैं क्यू, तो बाइसेक्ट भी कर देता है, तो ए क्यू इक्वल टू बी क्यू भी कर देता है, ठीक है, ओपी। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा कुछ रिजल्ट्स जो इम्पोर्टेंट था वो कंप्लीट हो चुका है, 8 रिजल्ट्स हमने देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेंजेंट टू अ सर्कल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको इस बार सिलेबस ज़्यादा पढ़ना है, मतलब यही समझिए पढ़ना ही है। टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक लाइन का नाम है। टेंजेंट क्या है? सिंपली एक लाइन का नाम है, लाइन नहीं बोल सकते, लाइन सेगमेंट का नाम है, ठीक है। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को एक जगह टच करता है। क्या करता है दोस्तों? टेंजेंट एक ऐसा लाइन है, लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल को एक जगह पे टच करके जाता है। जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया, एक लाइन बनाया जो कि क्या कर रहा है, इसको यहाँ से जाते समय एक जगह यहाँ पे टच करते हुए जा रहा है। तो ये लाइन टेंजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? टेंजेंट कहलाएगा। ऐसे देखिए, लाइन कुछ और भी तरह के होते हैं। एक सर्कल एक लाइन इस तरह से भी कर सकता है ना। इसको क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेकेंड मतलब एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काटते हुए इंटरसेक्ट करके जाता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंड। लेकिन ये उससे डिफरेंट है, इसको काट नहीं रहा, मतलब काट भी रहा है, कह सकते हैं काट रहा है, लेकिन एक जगह पे ही, मतलब वो टच कर रहा है एक्चुअली। तो टेंजेंट मीन्स टच करता हो एक जगह पे। तो टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट which touches the circle at one point, and this point is called point of contact। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पर टेंजेंट ने कांटेक्ट किया है, मीन्स टच किया है। समझ पा रहे? कांटेक्ट किया है तो टच किया है, मीन्स यहाँ पे टच करके जा रहा है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कि टेंजेंट होता क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं एक पॉइंट पर। ठीक है, कितने टेंजेंट एक पॉइंट पर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे मैं कहता हूँ कि कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। इस पॉइंट पे क्या एक ही यही टेंजेंट होगा क्या? और कोई टेंजेंट नहीं होगा? ट्राई करके देख लीजिए। अब मैं जैसे कि यहाँ एक और बनाता हूँ, मैंने लिया इस पॉइंट को, यहाँ से पार होता हुआ एक टेंजेंट इस तरह से मतलब गया। दूसरा क्या ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, तो गड़बड़ हो गया। यहाँ से पार हुआ लेकिन दूसरी जगह भी काट दिया सर्कल, तो सेकंड हो गया। फिर अभी मैंने पढ़ा था, फिर चलिए ऐसे देख लेते हैं कि कोई ऐसे हो सकता है क्या?
अरे ये बोले चाहिए बोले थे, एक ही बात है। ऐसे इतना मोटा है ना तो दिख पा रहा है, इतना मोटा है इसलिए आपको कंफ्यूजन यहाँ पे लग रहा है कि, लेकिन आपको बता दो क्या होता है कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी एक पॉइंट पर, मैं यहाँ पे मार्कर से लिख रहा हूँ इसलिए इतना मोटा लग रहा है, तो आपको लग रहा है कि इस पॉइंट पर जैसे कि यहाँ पे बन गया कि दो दो बन सकता है, दो नहीं बन सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एकदम पॉइंट साइज पे देखेंगे, एकदम पॉइंट साइज पर, तो उस पर सिर्फ एक ही लाइन टच करता हुआ एक जगह जा सकता है। अगर दूसरा लाइन बनेगा भी, यहाँ जैसे दिख रहा है कि ये बन जा रहा है, दूसरा लाइन ये बन नहीं रहा है, ये दूसरी जगह कहीं टच करता होगा। क्योंकि मैंने मार्कर से लिखा तो ये थोड़ा मोटा होता है दिखने से, आप जानते ही हैं, इसलिए यहाँ पे लग रहा हो कि यहाँ पे दो बन गए, एक ये वाला जो जा रहा है और एक ये नीचे से मैंने बनाया, एक ये बनाया था। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, मार्कर के थिकनेस ज़्यादा होने के चलते ऐसा लग रहा है। अगर एक पॉइंट की बात करें जो बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो वो लाइन को सिर्फ एक ही जगह टच कर सकता है, मीन्स एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकते हैं। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये बात को समझ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। इन नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं सर्कल में। एक सर्कल मैंने बनाया, यहाँ पे मैं 3 केस लेता हूँ। पॉइंट इज आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ सर्कल, सर्कल के बाहर है। अगर वो पॉइंट जो मैं ले रहा हूँ जहाँ से एक टेंजेंट बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, वो पॉइंट कहाँ है, बाहर है। इसके बाहर, सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट से लेकर के कितने टेंजेंट में सर्कल तक बना सकता हूँ। देखिए, पहला ही तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा क्या है, इधर से आप कहीं भी ले जाएंगे तो ये कट करता हो जाएगा, ऐसे कट करता हुआ, ऐसे ऐसे, लेकिन फाइनली एक मिलेगा यहाँ, ठीक से देख पाइए, देखिए आप। दूसरा यहाँ पे जाके मिलेगा जो कि यहाँ पे टच करता है, और कहीं नहीं मिलेगा। इधर से जाएंगे तो टच ही नहीं करेगा, इधर से भी नहीं करेगा, बीच में जाएगा तो सेकंड बन जाएगा, तो जगह कट्टे हो जाएगा। मीन्स देख पा रहा है कि एक बाहर वाले पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर सिर्फ 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कितने टेंजेंट, 2 टेंजेंट, मैक्सिमम 2 ही बनाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा तीसरा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा केस देखते हैं। जब पॉइंट इनसाइड हो, सर्कल के अंदर ही वो पॉइंट है, सर्कल है, सर्कल के अंदर ही एक पॉइंट ले लिया मैंने। अब बोला कि यहाँ से कोई टेंजेंट बना के दिखाओ, कहाँ से टेंजेंट बनेगा, ये तो अंदर ही है, ये तो अंदर ही, ऐसे क्या टेंजेंट बनेगा, ऐसे क्या टेंजेंट बन जाएगा, ऐसे क्या टेंजेंट बनेगा, नहीं, कोई टेंजेंट नहीं बनेगा, नो टेंजेंट। और तीसरा, पॉइंट इज ऑन द सर्कल, अगर सर्कल के ऊपर ही वो पॉइंट हो जाए तो, अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है तब तो एक ही बन सकता है भाई। सॉरी, थोड़ा सा फिगर गलत हो गया, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ तो यहाँ पे तो एक ही बन सकता है, जो कि हमने टेंजेंट के डेफिनेशन में समझा था कि एक ही कोई लाइन एक जगह ही टच कर सकता है। मीन्स अगर पॉइंट जो है हम ले रहे हैं सर्कल के ऊपर में ही, ठीक है, पॉइंट जो है हम सर्कल के ऊपर ही लेना चाहते हैं, तो उस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 टेंजेंट, कितने, सिंपल से 1 टेंजेंट, सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है दोस्तों। ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है थ्योरम्स रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट जो सर्कल के होते हैं उससे रिलेटेड थ्योरम्स, और मैं आपको बता दूं कि ये वही थ्योरम है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही 2 थ्योरम्स का जिक्र किया गया है कि यही 2 थ्योरम्स हमको इम्पोर्टेंटली एकदम कंपल्सरली पढ़ने हैं, और इसी में से आप मान के चलिए कि अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो ज़रूर इनमें से कोई एक आ सकता है। तो चलिए उन थ्योरम्स को हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या है वो।
पहला जो थ्योरम है दोस्तों वो है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब थ्योरम 1 को सॉल्व करते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल का सेंटर और ये टेंजेंट है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। यहाँ से बोला कि ये टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, और रेडियस कहाँ होना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो ये दोनों आपस में मतलब परपेंडिकुलर होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग पहले नेमिंग कर दें। ये ओ है, पी है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। एक लाइन हम लोग कंस्ट्रक्शन के थ्रू ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसका नाम होगा कुछ ऐसे, ये हम लोग इसका नाम सी और यहाँ डी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में पूरा आपको ये नहीं बताऊंगा कि गिवन कैसे लिखते हैं, प्रूफ कैसे लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं, ये सब भी मैं नहीं बताऊंगा कि आप ये सब जानते हैं, आप ये सब कर चुके हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ सिर्फ कि प्रूफ करना है हमें ओपी परपेंडिकुलर हो जाए ए बी के, यही तो प्रूफ करना है ना हमें। अब एक बात बताइए कि एक लाइन एक पॉइंट से यहाँ पे दूरी कोई लेना है, तो वो दूरी जो होगा, ये तीनों चारों में से बताइए कौन सा दूरी है जो परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब परपेंडिकुलर कब होगा, जब वो शॉर्टेस्ट हो, है ना। तो मीन्स हमें भी यही प्रूव करना है कि इस पॉइंट से इस लाइन पर जो दूरी आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, वो परपेंडिकुलर है। मतलब परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम ये दिखा दें ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है ये शॉर्टेस्ट है इन दोनों के बीच। तो मतलब अपने आप आ गया कि वो परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट से एक लाइन पे अगर हम कोई डिस्टेंस लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर तभी होता है डिस्टेंस जब वो शॉर्टेस्ट हो, ठीक है। जैसा कि आप समझते हैं इस चीज़ को। तो हमें ये प्रूव करने के लिए कि ये ओ से पी तक जो डिस्टेंस आ रहा है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, उसके लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि ओ पी ही वो सबसे छोटा डिस्टेंस है दोनों के बीच, मतलब ओ और ए बी के बीच। तो इसके लिए हम लोग एक पहले मान लेते हैं कि ओ पी नहीं है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लेते हैं कि ओ सी परपेंडिकुलर है, ओ पी परपेंडिकुलर है ही नहीं, मान लिया। ऐसा तो प्रूव करना है उसको, लेकिन मान लेते हैं कि ओ सी एक ओ से सी तक एक पॉइंट एक लाइन है जो कि सेंटर से होकर के टेंजेंट को टच कर रहा है, देख रहे हैं टेंजेंट को टच कर रहा है ना सी पे, टेंजेंट को ओ से सी, ओ सी जो है टेंजेंट को सी पे टच कर रहा है। अब मान लिया कि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। मान लेते हैं कि ओ सी को ही हम लोग क्या मान लेते हैं कि यही शॉर्टेस्ट है। तो शॉर्टेस्ट भाई यही है तो यही परपेंडिकुलर होगा ना। शॉर्टेस्ट नहीं मानेंगे, सॉरी थोड़ा सा उल्टा मैंने कर दिया इसको। शॉर्टेस्ट इसी को मान लेते हैं कि ओ सी ही परपेंडिकुलर है ए बी की, ठीक है। ओ सी को हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं, आपको भी दिख रहा होगा कि है नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि ओ सी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के। तो अगर ऐसा है, हमारे मानने के हिसाब से अगर ऐसा है, इफ हमने यहाँ पे लिख दिया कि इफ ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, अगर ऐसा है तो देयरफॉर नहीं देन लिखेंगे, देन ओ सी मस्ट बी शॉर्टेस्ट। ओसी क्या शॉर्टेस्ट होना चाहिए, शॉर्टेस्ट क्या डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए बी। ये लाइन को आप समझ पा रहे हैं, मैंने जानबूझ के इसको लिखा है ताकि आप इसको क्लियरली समझ पाए, ठीक है। ओसी को अगर हम मान लेते हैं कि ओसी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओपी नहीं है, ओपी जो प्रूव करना है वो नहीं है, छोड़िए उसको थोड़ा देर के लिए। ओसी मान लिया, ओसी तो आप देख पा रहे हैं, तो ओसी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है, मान लिया। तो अगर ऐसा है तो ओसी को क्या होना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना पड़ेगा, ओ और ए बी के बीच में शॉर्टेस्ट होना पड़ेगा। तो हम वही चेक करेंगे क्या वो ओसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो कैसे चेक करेंगे, ओसी को चलो लिखते हैं। ओसी दो हिस्से में बटा हुआ, ओडी प्लस डीसी, ठीक है। ओडी क्या है, सेंटर से लेकर के सर्कल तक का दूरी, ये तो रेडियस है यार। ओपी क्या है, ये भी रेडियस। खेल देखिए, ओडी रेडियस है,
और रेडियस तो ये भी है, मीन्स ओपी उसके बराबर है। हमने यहाँ से क्या निकाला कि जो ओसी है, अब कैसे देखो, ओडी को मैंने आर लिखा, क्यों? क्योंकि ओडी जो है ओ से डी तक आप देख पा रहे हैं रेडियस ही है, सेंटर से लेकर के सर्कल तक, अभी पढ़ा था ना वही है, तो ओडी को मैंने आर लिख दिया। अरे ये आर तो ये भी है ना, ओ से पी तक भी तो रेडियस ही है, तो उस रेडियस की जगह पे हम लोग ओपी भी तो लिख सकते हैं, मीन्स ओडी और ओपी तो इक्वल हो गया, उसकी जगह पे मैंने ओडी की जगह ओपी लिख दिया। इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ओसी जो है ओपी से भी कुछ प्लस है, डीसी ज़्यादा है। डीसी कुछ भी सेंटीमीटर में कुछ हो सकता है, 2, 3, 5, तो मतलब कहने का कि जो ओसी है वो ओपी से ज़्यादा है। अरे भैया ये क्या हो गया, ओपी भी तो एक ऐसा लाइन था जो कि उस ओ सेंटर से लेकर के टेंजेंट पे टच कर रहा था, है ना। ओपी क्या है, ओपी एक लाइन है जो कि सेंटर से उस टेंजेंट को टच कर रहा है। तो हमने तो माना था कि ओसी शॉर्टेस्ट है, तो उस हिसाब से तो ओसी परपेंडिकुलर हुआ, मतलब ओसी परपेंडिकुलर माना था तो ओसी को शॉर्टेस्ट होना चाहिए था। यहाँ देख रहे हैं कि ओसी जो है ओपी प्लस डीसी है, मतलब ओपी से भी बड़ा है, इसका मतलब हो गया देयरफॉर कि ओसी ग्रेटर देन ओपी। ओसी तो ओपी से बड़ा हो गया, इसका मतलब कि नहीं नहीं नहीं, मतलब कि हम जो खोज रहे थे ये नहीं आया, हमने ये ले लिया, ये तो गलत हो गया ना, ये कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मानना था, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कि OC is not the shortest distance between O and the line AB, tangent AB, so our assumption is wrong। ठीक है, हमारा assumption जो है वो wrong है, contradiction है हमारा। ठीक है, मतलब contradict हो गया, गलत हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, फिर लास्ट में लाइन लिखेंगे कि therefore OP is the shortest distance between O and AB। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन वाला जो assumption में हमारा रॉन्ग हो गया, ये लाइन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, therefore OP is the shortest distance between AB and we know that the shortest distance between a point and a line is perpendicular, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे कि we know that the shortest distance between a point and a line is always perpendicular to the line, therefore उतना लिखने के बाद therefore लिख देंगे OP is perpendicular to AB। मैंने कुछ पॉइंट लिखा है बोर्ड पे, कुछ पॉइंट समझाया है लिखने के लिए, है ना, जो कि आप लिख सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सब बनाने से ज़्यादा तो थियोरेटिकल चीज़ें हैं, एब्सोल्युटली है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा ही। और ये थ्योरम बहुत आसान तो है, बट क्या करें, सिलेबस में आपको यही दिया हुआ है। थ्योरेटिकल वाला चीज़ कोई बात नहीं, आएगा तो 2-4 लाइन लिख देंगे हिंदी में, जो समझ रहे हैं। क्या लिखेंगे, इतना तो मतलब शुरू में लिखेंगे कि लेट ओसी परपेंडिकुलर टू AB, मान लेते हैं ओसी परपेंडिकुलर AB का, तो ओसी को क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर है तो मतलब वो O और AB के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होना चाहिए था, ओसी ही होना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि ओसी जो है वो OD प्लस DC है, OD मतलब OD और OP तो इक्वल है, तो मतलब OC जो है OP से भी बड़ा है कुछ, तो मतलब OC OP से बड़ा हो गया, तो हमारा जो assumption है वो रॉन्ग हो गया। हम लिखेंगे कि here our assumption is wrong, so OP is perpendicular, so OP is the shortest distance between O and AB। so we know that, as we know that shortest distance between a point and a line is always perpendicular to the line, therefore OP perpendicular AB। इसलिए हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए फटाफट एक इजी क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया हमने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले थ्योरम की तरफ, जो कि है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये तो और भी इजी है बिल्कुल। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोला गया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट बनेगा, तो अभी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट, उसमें 3 केस पढ़ा था ना, कि आउटसाइड से, एक इनसाइड से और एक ऑन द सर्कल से। तो आउटसाइड वाला केस है ये,
आउटसाइड से अगर एक पॉइंट आउटसाइड है तो वहाँ से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो वहाँ से 2 ही टेंजेंट हमने देखा था बन सकते हैं कुछ इस तरह से। तो बोल रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं उन टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट आप समझ पा रहे हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है टेंजेंट, वहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वही लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। मीन्स ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट हुआ। ठीक है, मीन्स कि जिस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारा टेंजेंट बन रहा है वहां से लेकर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वहां तक का दूरी को ही लेंथ ऑफ टेंजेंट कहा जाता है। तो हमें क्या करना है कि प्रूव करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट का लेंथ है, इसी को हम लोग टेंजेंट भी शॉर्ट में लेंथ ऑफ टेंजेंट ना बोल करके डायरेक्ट इसी को टेंजेंट बोल देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ही टेंजेंट है हमारा। तो बोलना है कि ये दोनों टेंजेंट जो है इक्वल है। नाम दे देते हैं यहाँ पे P, यहाँ O A B। ठीक है, ये दोनों हमें इक्वल प्रूव करना है। चलिए करते हैं फटाफट। इसके 2 तरीके करने के, आपको जो पसंद आए कर लीजिए। चलिए यहाँ तक हम लोग आ गए। पहले तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, इसको तो ज्वाइन कर देंगे P से O तक, और इसको ज्वाइन कर देंगे मीन्स रेडियस बना लेंगे। परपेंडिकुलर होता है, अभी हमने प्रूव किया कि टेंजेंट होता है, टेंजेंट जो होता है अभी हमने प्रूव किया कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए अब पहला तरीका पे हम लोग आते हैं ए नंबर। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। फटाफट मैं फिर से वही गिवन वगैरह प्रूफ सब नहीं लिख रहा, डायरेक्टली बनाना शुरू कर रहा हूँ, उसको आप लिख सकते हैं। 2 ट्रायंगल लेंगे, हमें प्रूव करना है पी ए और पी बी इक्वल है। तो पी और पी बी जिस ट्रायंगल में आ रहा है उसको ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, देख पा रहे हैं, तो ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ओ ए पी और ओ बी पी ले लिया। हमें क्या क्या चीज़ें इक्वल मिल रही हैं, तो हमें मिल रहा है कि ओ ए और ओ बी इक्वल है, ओ ए और ओ बी इक्वल है। बोलिए भाई रीजन, दोनों ही रेडियस है। क्या है, रेडियस है ना, दोनों रेडियस। और क्या, ओ ए नहीं ओ पी इक्वल टू ओ पी मिल रहा है, दोनों का कॉमन साइड। ठीक है, और एक चीज क्या मिल रहा है, 90 डिग्री आपको दिख ही रहा है फटाक से तुम। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी ये 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ बी पी के बाय कौन से रूल से, एस रूल से, है ना। एक साइड एक एंगल फिर एक साइड, 2 साइड का एंगल बना, साइड एंगल साइड से। तो आप जानते ही हैं कि 2 ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट सारा ही इक्वल हो जाता है। सो पी ए और पी बी इक्वल हो गए, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट पी और पी बी इक्वल बाई, आप जानते हैं बाई सीपीसीटी से, तो है ना, पी और पी बी इक्वल हो गया, मीन्स लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारा इक्वल आ गया। ये तो एक तरीका था कॉन्ग्रुएंसी यूज करके। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जो कि और भी आसान है। देखिए पहले हम लोग इस ट्रायंगल में लगाएंगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और फिर दूसरा ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ओ बी पी, ओ यहाँ पे भी यही हाइपोटेन्यूज है ओपी, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। और इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं अगर कि ओ ए और ओ बी तो इक्वल है भाई, रेडियस यहाँ भी हमने यूज किया था कि ओ ए और ओ बी तो इक्वल है, दोनों ही रेडियस है।
तो ओ बी की जगह पे हम लोग ओ ए लिख सकते हैं ना, तो ये ओ ए का स्क्वायर हो गया, ओ बी की जगह पे ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, सॉरी पी बी नहीं, हाँ पी बी ही तो है, पी बी का स्क्वायर। चलिए, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं दोनों इक्वेशन का, इसका और इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों ओपी स्क्वायर ही है, तो मीन्स राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा। चलिए राइट हैंड साइड को फटाक से इक्वल लिख सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर इधर वाला और पी बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब जब स्क्वायर इक्वल है तो वो खुद भी इक्वल होगा, रूट ले लेते हैं, ऐसा कर दीजिए कि रूट ले लिया, आगे इक्वल हमारे पास पी इक्वल टू पी, सो सिंपल, इसको बोलते हैं एज सिंपल एज दैट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू टेंजेंट टू अ सर्कल। इसको मैं रख कर देता हूँ ताकि मैं उसको भी फिगर के साथ समझा सकूँ, या आपने देख ही लिया होगा, अच्छे से समझ भी गए होंगे, बहुत ही आसान था ये भी। तो ये भी सोचिए इतने आसान थ्योरम्स, बस यही दो थ्योरम आपके सिलेबस में है, तो इनको अगर कर लिया तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आ गया, मतलब 2-3 नंबर का 4 नंबर का काम तो ऐसे ही आपको हो गया। हाँ, इस पर बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे एनसीईआरटी के। तो अभी टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू टेंजेंट टू अ सर्कल। अभी हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किया था सर्कल का सिर्फ, अब हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट जो होता है सर्कल पे उससे रिलेटेड स्पेशली जो रिजल्ट्स हैं, जो कि ये भी बहुत आसान आसान रिजल्ट्स हैं। चलिए पहला देखो, इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली और एक्सटर्नली देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू टू सेंटर्स। मतलब कि अगर दो सेंटर्स एक दूसरे को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली टच करता है तो उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो किस पर होगा, तो उन दोनों के सेंटर को जो ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन होगा उसी पर होगा। फिगर से इसको समझते हैं, पहला रिजल्ट है, दो फिगर्स बनेगा यहाँ पे, एक जिसमें कि इंटरनली सर्कल टच हो रहे हैं और एक जिसमें कि एक्सटर्नली होंगे। ये सर्कल ही कुछ अजीब सा बन गया है ना, चलिए ठीक से बनाते हैं, ये और एक ये, जरूरी नहीं है कि दोनों सर्कल एक बड़ा एक छोटा हो, दोनों थोड़ा सेम साइज के भी हो सकते हैं। हाँ, अंदर वाले में छोटा होना चाहिए तभी तो अंदर होगा, और बड़े वाले में सेम साइज के भी हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए मेन बात यहाँ पे है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, इसका ये सेंटर, इसका ये सेंटर। कहना चाह रहा है इसमें रिजल्ट में एक्चुअली ये जो पहला थ्योरम है मतलब इस रिजल्ट है वो या टेंजेंट से रिलेटेड ही नहीं है, बट इस टॉपिक में हमने पढ़ लिया, कोई बात नहीं है। सर्कल से जो रिलेटेड है, मतलब मेरी गलती है, थोड़ा सा गलती हो गया कि हमने इस चीज़ को टेंजेंट से रिलेटेड वाले में रख लिया, कोई बात नहीं है, तो सर्कल से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अलग चैप्टर का थोड़ी है, इसी का है, बस हमने टॉपिक जो है थोड़ा सा गलत चुन लिया इसके लिए, ये टेंजेंट से रिलेटेड में नहीं होना चाहिए था, कोई बात नहीं। इसमें क्या कह रहा है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करे इस तरह से या फिर एक्सटर्नली टच करे इस तरह से, तो क्या होता है कि इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका, और यहाँ पे देखें तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों सर्कल का वो कहाँ होगा, इन दोनों सर्कल का सेंटर को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही होगा। अब देखिए इन दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसी के ऊपर आया ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे देखिए इसके सेंटर और इसके सेंटर को मैंने ज्वाइन किया तो उसी पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया ना दोनों का। यही आपसे कह रहा था कि अगर दो सर्कल इंटरनल और एक्सटर्नल टच करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ होता है, तो दोनों को सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है वहीं पर होता है। दूसरी तरफ बढ़ते हैं,
चलिए दूसरा है ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल आर आइदर पैरेलल और दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। दूसरा क्या है दोस्तों कि अगर एक सर्कल है उसमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे बन सकते हैं। अभी हमने समझा था ना कि बाहर एक अगर पॉइंट लेते हैं, मतलब एक सर्कल पे 2 टेंजेंट मतलब बनाया जा सकता है। अगर हम 2 टेंजेंट बनाते हैं और 2 किस तरह से बन सकते हैं, मतलब देखिए बन तो बहुत सारे सकते हैं। एक टेंजेंट पे एक सर्कल के बहुत सारे पॉइंट है, तो हर पॉइंट से एक टच करता हुआ ऐसे यहाँ से टेंजेंट चला गया, ऐसे यहाँ से टेंजेंट चला गया, टेंजेंट बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 बनाते हैं इसका टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना चाहते हैं, सिर्फ पेयर, तो वो किस तरह से बन सकता है। तो बोला 2 ही तरह से बन सकता है। अगर 2 टेंजेंट हम बनाना चाहते हैं तो 2 तरीके से बनेगा। एक तो उसको बाहर रखिए पॉइंट को और यहाँ से कैसे टेंजेंट बना दिए, यहाँ से ऐसे हो गया। दूसरा फिगर क्या हो सकता है कि अगर हम 2 टेंजेंट चाहते हैं, एक ही पॉइंट से हो मतलब नहीं है, अगर तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम सर्कल पे चाहते हैं तो वो या तो आगे जाके इंटरसेक्टिंग हो सकता है या तो एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, कभी मिलेगा नहीं। थोड़ा भी अगर मतलब कन्वर्जिंग होता तो बहुत दूर जाके आगे मिल जाता आगे, लेकिन ये बिल्कुल पैरेलल है। और या तो कन्वर्जिंग इस तरह से हो जाए, तो मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर हम बनाते हैं सर्कल पे 2 ही तरीके से बन सकता है, या तो वो एक दूसरे को आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से, नहीं तो पैरेलल रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, जो कि है इफ 2 टेंजेंट drawn to a circle are parallel to each other, then the line segment joining their point of contact is diameter of the circle। ये भी बहुत ही आसान रिजल्ट है, जो कि आपने इसको थ्योरम के रूप में या फिर एग्जाम्पल के रूप में किया भी होगा और ये बुक में भी मिल जाएगा। एक सर्कल का जो पैरेलल टेंजेंट्स होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बनाया है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं। अब इन 2 पैरेलल टेंजेंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो डायमीटर होता है। मीन्स ए बी अगर वो लाइन है जो कि इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ रहा है, ठीक है। क्या बोला गया है कि 2 टेंजेंट जो कि सर्कल पे बनाया गया है वो पैरेलल टेंजेंट है, तो लाइन सेगमेंट जो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मीन्स ये लाइन सेगमेंट जो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ेगा वो डायमीटर होगा। वो ए बी क्या होगा, डायमीटर होगा। व्हेन कब होगा, व्हेन ए, इसका टेंजेंट का नाम लिखना पड़ेगा ना, पी क्यू आर एस, व्हेन पी क्यू पैरेलल टू आर एस, दोनों ही अगर पैरेलल होते हैं तब, ठीक है दोस्तों। तो दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाला लाइन डायमीटर होगा। और एक में भी इसके प्रूफ दिए गए हैं जो कि आप आसानी से देख सकते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। तो समझ गए, 2 पैरेलल टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होता है वो डायमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट है इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, then they subtend equal angle at the center and they are equally inclined to the segment joining the center to that point। मीन्स कहना क्या चाहता है, 2 चीज बोला, ऐसे कि 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट पी ले लेते हैं, यहाँ से इस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, एक पी ए और एक पी बी टेंजेंट है। तो चलिए हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये दोनों टेंजेंट सेंटर पर इक्वली इंक्लाइन है, ठीक है। दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब ये टेंजेंट अगर जो एंगल बनाएगा सेंटर, जैसे कि ये लाइन बनाया तब आपको दिख रहा है कि ये एंगल बना रहा है सेंटर पे, दोनों लाइन को मैंने बनाया यहाँ पे,
तो आपको दिख रहा है ना कि ये टेंजेंट यहाँ पे एक सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये भी टेंजेंट यहाँ पे एक एंगल पे एक ये इस तरह से एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे। तो दोनों ने ही एंगल सबटेंड किया है, और दोनों जो एंगल है वो कैसे है, दोनों इक्वल है। ठीक है, वो दोनों इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल POA इक्वल टू एंगल POB। और वो इक्वल क्यों हुए, अभी कुछ देर पहले हमने इस यही डायग्राम था जो कि हमने प्रूफ थ्योरम सेकंड में देखा था। एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ किया तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है, मीन्स PA इक्वल टू B भी हमने दो तरीके से भी प्रूव किया था। तो अगर उसमें हमने पहला जो प्रूफ किया था उसमें किया था कॉन्ग्रुएंसी का रूल से, तो कॉन्ग्रुएंट हम इस दोनों ट्रायंगल को आसानी से कर सकते हैं 90 डिग्री ये रेडियस को लेकर और एक कॉमन साइड को लेकर। उसके बाद हम लोग क्या लेके आते हैं कि CPCT से ये PA और PB इक्वल हो गया, तो वही CPCT का यूज करके ये दोनों एंगल भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट है इसी दोनों ट्रायंगल का, है ना, वो भी कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट है दोनों ट्रायंगल का, इसलिए ये भी इक्वल हो गया। और इसी का दूसरा पार्ट इसमें क्या कह रहा था कि वो एक दूसरे के साथ भी इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं यहाँ इस लाइन को अगर ज्वाइन कर दें तो एक दूसरे के साथ यहाँ जो एंगल बना रहे हैं, ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ और ऐसे बना सकते हैं, इसको यहाँ रखेंगे। अब इस चीज को देखिए, ये एक सेगमेंट बन चुका है। अब ये सेगमेंट देखिए यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, ये सेगमेंट यहाँ पे इस लाइन को भी ध्यान देना होगा, ये यहाँ पे आगे से एंगल बना रहा है, और ये भी सेगमेंट है यहाँ पे आके एंगल बना रहा है, मतलब ये सेगमेंट और ये टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है यहाँ, और इस सेगमेंट और इस टेंजेंट के साथ जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो दोनों क्या है, इक्वल है दोस्तों, दोनों क्या है, इक्वल है। ये घुमा फिरा के कहने वाली बातें हैं कि सेगमेंट के साथ ये बन रहा है, एक्चुअली बात तो यही है ना कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये एंगल जैसे इक्वल हुआ ये भी एंगल उसी तरह से इक्वल हो गया। इसको इसका नाम लिख देंगे OPA इक्वल टू OPB, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB। ठीक है, कौन से रूल से, वही कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव किया था। तो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट सभी इक्वल होते हैं, जैसे PA इक्वल टू PB हुआ तो ये एंगल एक मतलब ये सेंटर से इक्वली इंक्लाइंड है, वो भी चीज़ हम लोग प्रूव कर लिए, ये दोनों एंगल इक्वल। और अभी जो बोला कि सेगमेंट के साथ जो इंक्लाइंड होकर के बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये भी एंगल दोनों इक्वल हो गया, तो सब चीज़ इक्वल हो सकता है। नेक्स्ट रिजल्ट, the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। opposite sides जो एक quadrilateral का है, और वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब अपने अंदर एक सर्कल को घेरे हुए है, तो वो सबटेंड करता है, मतलब अपोजिट साइड्स जो क्वाड्रिलेटरल का है वो सबटेंड करेगा सप्लीमेंट्री एंगल्स सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे। तो डायग्राम से समझते हैं इसको कि हमारे पास पहले तो एक सर्कल बनाने के बाद डायग्राम बनाए तो आसान रहता है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए अपने अंदर फिट किए हुए हैं इस तरह से। इसका नाम लिख देते हैं ABCD। अब इसके सेंटर के साथ ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहा है कि अपोजिट साइड्स का क्वाड्रिलेटरल कर लेंगे तो वो सबटेंड करेगा एक सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, मतलब इस अपोजिट साइड्स के द्वारा जो ये एंगल पे ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये AB और CD जैसे कि अपोजिट साइड है, तो AB ने यहाँ पे एक एंगल सबटेंड किया O पे ये वाला, और CD ने यहाँ पे एक एंगल सबटेंड किया, तो मतलब ये दोनों का सम जो होगा सप्लीमेंट मतलब सम 180 होगा, नहीं सप्लीमेंट्री होगा, तो AOB प्लस COD ये 180 होगा। सेम उसी तरह से ये दोनों अगर अपोजिट एंगल को देखते हैं,
अपोजिट साइड्स को देखते हैं, जैसे कि AD और BC को, AD ने यहाँ पे बनाया और इसने यहाँ पे बनाया, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि AOD प्लस BOC ये 180, ठीक है। अब ऐसे देने का मतलब ये साइन इक्वल नहीं है, मैंने नीचे लिख दिया है इक्वल नहीं है, वो मिला करके 180 है, मीन सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। अगर अपोजिट एंगल जो सेंटर पे वहाँ पे बना रहा है एंगल, उन दोनों को जोड़ दें तो वो क्या होता है 180 होता है, सप्लीमेंट्री बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ हमारा जितने भी रिजल्ट्स था, जितने सारे रिजल्ट्स थे टेंजेंट से रिलेटेड हो चाहे वो सर्कल से रिलेटेड, ये भी एक्चुअली टेंजेंट्स, ये तो लास्ट वाला टेंजेंट से रिलेटेड खास है नहीं, सर्कल से रिलेटेड हम कह सकते हैं। तो जो भी है सर्कल कई चैप्टर का है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे रिजल्ट्स और जो भी बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी थी थ्योरी बेस्ड, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का। तो हमारा चैप्टर जो सर्कल्स है वो थियोरेटिकली देखा जाए कंसेप्ट बेस्ड वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग अब आपसे विदा लेंगे और इजाज़त चाहेंगे कि हम मिले नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका लाइक बहुत मोटिवेट करेगा मुझे आगे और इसी तरह से कंटेंट बनाने के लिए। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, बहुत बहुत आपका हमारे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है भाई, सब्सक्राइब कर दो तो मतलब सब्सक्राइब कर ही दो। और कुछ भी डाउट आपको हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं आप, और तैयार रहें अगले वीडियो के लिए जो कि होगा NCERT के एक्सरसाइजेस के साथ हमारा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।